मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। राजनीति विज्ञान के मुख्य सिद्धांत या प्रमुख सिद्धांत के प्रथम पेपर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोक कल्याणकारी राज्य और विकास और कार्य, वेलफेयर स्टेट, ग्रोथ एंड फंक्शंस। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने इस बात पर अध्ययन किया था कि राज्य का विकास क्यों हुआ, राज्य किस प्रकार बना। तो राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि भाई जो है राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है, राज्य सामाजिक समझौता सिद्धांत का परिणाम है या राज्य विकास का परिणाम है। अब इसी संदर्भ में उत्पत्ति से आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो चर्चा होती है कि राज्य का कार्य क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं, राज्य किन उद्देश्यों को लेकर के अस्तित्व में आया और किन उद्देश्यों को लेकर के वो अस्तित्व में बना हुआ है। ये एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शोध का विषय है। तो इस संदर्भ में अनेक विचारधाराएं राजनीति विज्ञान में बलवती रही हैं। उदारवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है ना, अराजकतावादी विचारधारा है, अनार्किज्म है, कम्युनिज्म है, लिबरलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है। ये सारी जो विचारधाराएं हैं ये राज्य के ऊपर और राज्य के उद्देश्य और कार्यों के ऊपर अपने मंतव्य को स्पष्ट करती हैं। तो इनमें जो जितनी भी विचारधाराएं आजकल जो प्रतिपादित हो रही हैं आज तक, उनमें एक प्रमुख विचारधारा है लोक कल्याणकारी राज्य। ये मान के चलने लगे हैं कि राज्य ना तो साम्यवादी हो सकता है ना राज्य व्यक्तिवादी हो सकता है। साम्यवाद के प्रतिरोध के फलस्वरूप साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकने के लिए व्यक्तिवादी जो मान्यताएं हैं, पूंजीवादी जो मान्यताएं हैं, उन्होंने राज्य के विकास और कार्यों में कुछ बदलाव किए ताकि उनके राज्य में साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का प्रविष्ट ना हो पाए या साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए राज्यों को जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर प्रेरित किया गया। तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रमुख और वर्तमान समय की सबसे अधिक मान्य अवधारणा है। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? ये एक लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, भारत में तो प्राचीन से ही राज्य को प्रजा हितार्थ की बात की जाती रही है। हमारे यहाँ पे राम राज्य की कल्पना की जाती है। राम राज्य की कल्पना का मतलब सर्व गुण संपन्न, सर्व हितार्थ, सर्व कल्याणकारी राज्य, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ पे मनु हुए हैं, है ना, महाभारत में है, पाराशर की स्मृतियाँ हैं, याज्ञवल्क्य है और कौटिल्य है। सभी भारतीय प्राचीन विचारकों ने इसी बात की ओर बल दिया है कि राजा को जनता के कल्याण में निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। प्लेटो और अरस्तु ने भी यही बात की है कि राज्य जो है वो एक नैतिक संगठन है और उसको सभी जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। 19वीं शताब्दी में टॉमस पेन, थॉमसन, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, हीगल, इन सभी विचारधाराओं में इसी बात को बल दिया गया कि ये है। लेकिन आधुनिक युग से पहले जो औद्योगिकरण का युग आया, तो औद्योगिकरण के युग के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियों में परिवर्तन आया
तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों की उपज है ये लोक कल्याणकारी राज्य। तो हम सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्यों उदय हुई और ये राजनीति विज्ञान में एक नवीन अवधारणा मानी जाती है। तो इसके उदय के कारण जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी थोड़ी जस्ट बिफोर मैंने इस बात का जिक्र किया है कि ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यक्तिवादी विचारधारा का उदय हुआ और जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी यद भाव्यम तदनीति, अर्थात लेसेस फेयर, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, या न्यूनतम शासन अधिकतम स्वतंत्रता। इस सिद्धांत के आधार पर जो है राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को छोड़ दो, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है और राज्य को उसके मामले से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो इस नीति को जब अपनाया गया, व्यक्तिवाद को जब अपनाया गया, व्यक्तिवाद का मतलब है व्यक्ति प्रधान है, मुख्य है और राज्य गौण है। तो इसके कारण से संपत्ति का जो उद्भव है वो कुछ हाथों में केंद्रीकरण होने लगा। एक पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो गया, श्रमिक वर्ग उत्पन्न हो गया, शोषक और शोषित की अवधारणा जन्म लेने लगी और दुनिया में कार्ल मार्क्स का उदय हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक जो जनता थी उसका विद्यमान जो व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और कई विचारकों के द्वारा व्यक्तिवाद की आलोचना की गई और बुद्धिजीवियों के द्वारा ये मांग की गई कि जो है बहुसंख्यक वर्ग की दुर्दशा को शांत दर्शक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि राज्य को इसके लिए आगे बढ़ कर के व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस अवधारणा में एक कारण तो है व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिक्रिया। वो यूँ कह रहे थे कि हम शक्तिशाली या समर्थ व्यक्ति को हम फ्री नहीं छोड़ सकते, बहुसंख्यक समाज के प्रति भी राज्य के अपने कुछ दायित्व होते हैं जिनको कि राज्य को निभाना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि मार्क्सवाद का उदय और पूंजीवादी राज्यों पर उसकी प्रतिक्रिया। देखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ही मार्क्सवाद का उदय हुआ। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाश जारी किया। इनकी विचारधारा से 1919 में सोवियत रूस में सर्वहारा वर्ग की एक सफल क्रांति हुई। साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। हालांकि दुनिया के संपूर्ण विरोध के बावजूद साम्यवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई और चीन में भी साम्यवादी व्यवस्था 1949 में हुई। तो ये जो साम्यवादी व्यवस्था का जो विस्तार हुआ, इससे पूंजीवादी देशों में बड़ी खलबली मच गई, एक भय का कारण था। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हमने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो पूरी दुनिया में साम्यवाद आ जाएगा और हमारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो अपनी उनकी व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कुछ मौलिक परिवर्तन प्रारंभ कर दिए और मौलिक परिवर्तन का यही था कि शासन व्यवस्था को सर्वजन हिताय बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तीसरा जो इसके उदय के कारण थे वो थे विकासवादी समाजवाद का प्रभाव। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक डेवलपमेंट सोशलिज्म का भी प्रभाव बढ़ने लगा। इसका उद्देश्य ये था कि क्रांति और हिंसा के प्रभाव से दूर रहते हुए संवैधानिक साधनों, शिक्षा के माध्यम और शांतिपूर्ण तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी तरीके से संचालित किया जाए। और इसमें भी इसी बात के ऊपर बल दिया गया कि समाज के निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। तो जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है वो इसका भी एक परिणाम थी। और चौथी बात ये है कि इस समय मताधिकार का विस्तार हो गया, लोकतंत्र का विकास होता चला गया और इस वजह से भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हुई, क्योंकि शासन सत्ता का जो है वो फैलाव
समस्त जनता तक हो गया। सारे मताधिकार के कानून हैं, वयस्क मताधिकार है, समस्त जनता उसकी शासन की जब भागीदार होने लग गई तो राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना भी आवश्यक हो गया। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को अपनाया गया। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार करना, नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना और इसके लिए उनको समान अवसर प्रदान करना और समान अवसर प्रदान करके सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए समस्त प्रयास करना। अर्थात प्रजातंत्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखपूर्ण हो, सम्मानित हो, नैतिक हो और वो मानव होने के नाते समस्त जो उसको मिलना चाहिए वो प्राप्त कर सके। मानव को हम मानव माने और उसको समस्त सुविधाएं दी जाएं। तो प्रजातंत्र को वास्तविक बनाने के लिए लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया गया और यही कारण है कि आज विश्व के लगभग सभी राज्यों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। अब हम आते हैं कि आखिर लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में इसकी परिभाषा ये बताई है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य जो सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। अब्राहम ये मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार। अमूमन ये माना जाता है कि अधिकतम शासन अगर होगा तो स्वतंत्रता न्यूनतम हो जाती है। तो कई लेकिन ये कहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार इस प्रकार से किया जाए कि जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन ना लगे। तो राज्य के कार्यक्षेत्र के साथ साथ व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा दोनों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न करने का या बैठाने का या लाने का एक सफल प्रयत्न हम इसको कह सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष या वर्ग विशेष के हितों की साधना नहीं होकर समाज के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करना होता है। अब हम आते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, है ना, कि हम कौन कौन सी बातों को हम लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं मानते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसमें आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि शासन का रूप चाहे कोई भी हो, व्यवहार रूप से जो है शक्ति, राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। तो अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने के लिए और जनसाधारण के हित में इसका आर्थिक सुरक्षा नितांत आवश्यक है। तो उसके लिए कौन कौन सी बातें कही जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार की बात कही जाती है कि उनकी शारीरिक, मानसिक और उनकी योग्यता अनुसार राज्य के द्वारा रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोजगार करने में असमर्थ है, किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ है या उन्हें काम नहीं मिला है, तो उनको जीवन यापन के लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। सभी व्यक्तियों को अपने कार्य के बदले कम से कम उसको इतना अमाउंट या इतनी धनराशि तो उसको मिलनी ही चाहिए जिससे कि वो अपने न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सके। शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए, वृद्धावस्था से उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए ना। कहने का मतलब है किसी एक के लिए अधिकता के बजाय सबके लिए पर्याप्त की व्यवस्था।
तीसरी बात है कि इसमें अधिकतम समानता की बात होनी चाहिए। देखिए, पूर्ण समानता, बिल्कुल निरपेक्ष समानता की तो बात आप मानव जगत में हो संभव ही नहीं है, क्योंकि असमानता को प्राकृतिक माना गया है अनेक विचारकों के जरिए। लेकिन पूर्ण समानता, संपत्ति और आय की पूर्ण समानता ना तो संभव है और न वांछनीय है। लेकिन फिर भी हम एक अधिकतम समानता की बात हम कर सकते हैं कि आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कि कम से कम इतनी समानता तो हो कि कोई धन के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। दूसरी, इसमें राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और सभी अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इसके लिए दो बातें हैं कि एक तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो हैं, इसके अंतर्गत विवेक के आधार पर राजनीतिक कर्तव्य, राजनीतिक हितों की साधना, और दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रताओं का मतलब है कि केवल लोकतंत्र में राजनीतिक सुरक्षा दे, जब तक आप ना दें तब तक आप नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए, अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता, है ना। इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में आप कोई भी लोकहित का काम नहीं कर सकते, और लोकहित की के बिना लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा के बिना शरीर जैसा ही हो पाएगा। जैसे सोवियत रूस है, चाइना है, यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता नहीं है, इसलिए आप इनको लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। चौथी बात है, थर्ड, कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो ये बात तो सही है कि सामाजिक सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है सामाजिक समानता। और सामाजिक समानता कब होती है? जब धर्म, जाति, वंश, रंग, संपत्ति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। हम ये ना देखें कि ये फला जाति का है या फला धर्म का है या लड़की है या लड़का है, मतलब जो भी है। तो सामाजिक समानता का सिद्धांत इस बात पर महत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी किसी के अन्य के सुख का साधन नहीं समझा जा सकता है। तो राज्य जीवन के सभी पक्षों में समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। तो इन सभी कार्यों के कारण राज्य के कार्यक्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है कि राज्य के सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए, जिनसे उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुरक्षा हो और उसकी स्वतंत्रता भी समाप्त ना हो। तो लगभग आजकल ये कहा जाता है कि कल्याणकारी कार्य योजना के अंतर्गत पालने से लेकर शमशान तक के सभी कार्य राज्य करने लगा है। फिर पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य एक किसी पर्टिकुलर राज्य के हितों से संबंध नहीं रख करके वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखता है। वैज्ञानिक प्रगति, मानव चेतना का विकास, विश्व के सभी देशों के साथ में निकटता पूर्वक के संबंध हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी राज्य अपना अकेला सुखपूर्वक जीवन नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया एक है और दुनिया एक में आपको उदार चरित्र का ही रह करके आप रह सकते हैं। तो ये तो हुई लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। अब हम आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। देखिए, राज्य जो है अमूमन दो प्रकार के कार्य करता है, एक तो अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। वर्तमान में दोनों प्रकार के कार्य जो है आवश्यक माने जाने लगे हैं। अनिवार्य कार्य तो वो होते हैं कि जैसे भाई उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय की व्यवस्था बनाए रखना, है ना। 3 कार्यों को अपन विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, और इस तरह से वो अनिवार्य कार्य है। लेकिन आजकल जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण अनिवार्य और आवश्यक ऐच्छिक कार्यों में जो अंतर था वो धीरे धीरे खत्म होना जा रहा है। तो दोनों ही कार्य उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य वाले कार्य आवश्यक होते हैं। तो पहला कार्य ये है कि आंतरिक सुव्यवस्था
तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा। देश के अंदर आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे और देश को बाहरी आक्रमणों से बचाए रखे। इस काम को करने के लिए राज्य सेना रखता है, पुलिस रखता है, न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सारे प्रावधान करता है। दूसरा कार्य है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों व राज्य और व्यक्ति के संबंधों की वो व्यवस्था करता है। देखिए, एक तो दो तरह के कार्य हैं। एक तो राज्य के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का वो नियंत्रण करता है। इसके लिए वो कानून बनाता है, पुलिस, अदालतें, न्यायालय, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये व्यक्ति, इसके अलावा दूसरा संबंध है राज्य और व्यक्ति के संबंधों की व्यवस्था करना। ये कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाता है क्योंकि इस कार्य को भलीभांति संपन्न करने के ऊपर ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता निर्भर करती है। तीसरी बात यह है कि कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी दृष्टि में आर्थिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे मुद्रा निर्माण है, प्रामाणिक माप तोल है, कृषकों की सहायता है, नहरों का निर्माण है, बीज है, कृषि सुधार है, गोदाम खोलना है। तो ये सारे काम भी सरकार के द्वारा होते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, व्यक्तियों को रोजगार देना है, जीवन भत्ता का निर्वाह करना। हालांकि ये बात वही है कि आप पूर्ण समानता स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन धन के आधार पर जो विद्यमान जो गंभीर आर्थिक विषमताएं हैं उनका आप निराकरण कर पाएं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। पांचवा है कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए कि सभी नागरिकों को अपने स्वास्थ्य, पर्याप्त भोजन, वस्तु, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं उसको, जो प्रावधान है वो उसको मिलने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भी कार्य करता है। सारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल वगैरह है ना, टेक्नोलॉजी वाली शिक्षाएं, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये सारी जो है वो सरकार इसकी व्यवस्था करती है। सार्वजनिक सुविधा संबंधी भी कार्य किए जाते हैं। सार्वजनिक सुविधा संबंध में सारे आपके ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में रेल है, सड़क है, संचार के जितने भी साधन हैं, टीवी है, रेडियो है, मीडिया है, बैंक है, पानी है, बिजली है ना, ये सारे साधन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। हालांकि राज्य इनके लिए शुल्क प्राप्त करता है, लेकिन ये वो काम है जो राज्य ही कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस वजह से इनका सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य इनसे को पैसा लेता है और वो इन चीज़ों को करता है। समाज सुधार से संबंधित कार्य भी राज्य करता है, जैसे शराब निषेध, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियाँ, है ना। तो समाज कल्याण संबंधित जो कार्य हैं, समाज में जो बुराइयां जो व्याप्त हैं उनको दूर करने का प्राप्त वो करता है। मनोरंजन के जो आमोद प्रमोद की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं, जैसे गार्डन है, पब्लिक प्लेसेस हैं, स्विमिंग पूल है, सिनेमा घर है, रेडियो है, खेल के मैदान हैं, ये भी गवर्नमेंट अरेंज करती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करती है, जैसे विचार अभिव्यक्ति के लिए सम्मेलन, संगठन आदि की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे लोग अपना व्यवहारिक आदर्श लोकतंत्र का उनको मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के काम ये हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा युद्ध का मार्ग नहीं अपना करके वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग अपनाना चाहिए। उसके लिए राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तरीके से उनको निवास करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन क्या है। अब ये तो बिल्कुल निश्चित है और ये सर्वमान्य सत्य है कि जैसे जैसे राज्य के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे व्यक्ति के अधिकार और शक्तियों में निरंतर कमी आती है और एक तरीके से लाल फीताशाही और सरकार का जो कंट्रोल है वो व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक बढ़ता जाता है और सरकार अधिकतम कार्यों के माध्यम से
व्यक्तियों के ऊपर अधिकतम नियंत्रण करती जाती है। तो लोक कल्याणकारी की अगर आप प्रवृत्ति राज्य जब अपनाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन निश्चित रूप से होता है, क्योंकि अति शक्तिशाली राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। और इसी को ही एक तरीके से जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार के बजाय बिग गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक बड़ी सरकार, इसको विकराल सरकार भी आप कह सकते हैं। आप अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो सरकार उसको अपने विरुद्ध मानती चली जाती है। वो कहती है कि और एक सामाजिक कल्याण के नाम पर एक व्यक्तिगत जो आपका वो है वजूद, उसको ख़त्म होता जाता है, हनन उसका हो जाता है। ऐसा लोक कल्याणकारी राज्यों के मूल्यांकन में आलोचक बोलते हैं। फिर ऐच्छिक समुदायों के ऊपर आघात होता है कि लोक कल्याणकार की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अमूमन राज्य एक ऐसे कार्य करने लगता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो मानव जीवन को उपयोगी बनाने वाले जो स्वयंसेवी संगठन है, जो ऐच्छिक संगठन है, जो भूमिका जो इस तरह के लोग हैं, वो फिर अपने आप ही वो अप्रासंगिक हो जाते हैं और अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जब ज़्यादा कार्य सरकार करेगी तो जिसका मतलब है कि नौकरशाही का ज़्यादा बोलबाला होगा और नौकरशाही में जितनी वृद्धि होगी उतना ही आप भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही आदि अनेक बुराइयां आपके सामने आ जाएंगी। जो काम साधारण तरीके से हो सकता है वो एक अलग तरीके से होने लगता है। और लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो अत्यधिक खर्चीला आदर्श है, क्योंकि आप ये सब कार्यों को करने में फंड तो लगता ही है, अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और सामान्य रिसोर्सेज वाला कोई भी देश इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो ये कहा जाता है कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा कि कभी सरकारें जो हैं लैपटॉप बांट रही हैं, कभी सरकारें जो हैं कुछ और मतलब मुफ्त में जो बांटने की प्रवृत्ति है, ये एक लोभ लुभावनकारी राजनीति की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक क्षणिक जो है कल्याण के माध्यम से और निजी कल्याण के माध्यम से जो है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, सरकार के कोष के ऊपर बहुत अधिक खर्चा जो है वो आ जाता है। तो ये अत्यधिक एक खर्चीली व्यवस्था है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य के आप अनेक दोष बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी दोष हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय जीवन की दुर्बलताओं और कमजोरियों के कारण है। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारी राज्य में आधारभूत अंतर है। राज्य का तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर एकाधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक कल्याणकारी की प्रवृत्ति को अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। तो ये तो था आज का अपना टॉपिक, लोक कल्याणकारी राज्य। अब मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।